नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ट्रंप ने अब भारत को लेकर बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। समंदर से जंग के दौरान ट्रंप ने अपनी नेवी के बड़े अफसर को पद से भी निकाल दिया है, जिससे ट्रंप फिर से ज्यादा घिर गए हैं। इधर भारत में बंगाल और तमिलनाडु में मतदान जारी है। अब तक कुल कितनी फीसदी मतदान हुआ है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच बंगाल में टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। इस बुलेटिन में इन्हीं खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं 5 बड़ी खबरें। भारत के अपमान पर भड़के पूर्व अमेरिकी राजदूत कर दिए बड़े खुलासे। ट्रंप ने भारत को कहा नर्क, सैवेज का नफरती खतरी पोस्ट, उठे सवाल। मुर्शिदाबाद में भारी बवाल, टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक भड़के। सुबह 11 बजे तक बंगाल में 41.11% और तमिलनाडु में 37.36% मतदान दर्ज। मणिपुर में बवाल, कहीं बमबारी, कहीं हत्या, 16 में से 12 जिलों में सब कुछ ठप। अमेरिका के पूर्व राजदूत राहम इमैनुअल ने डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। इमैनुअल ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के चेहरे पर थूकने जैसा काम किया है। उन्होंने साफ कहा कि पिछले 30 से 40 सालों में हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को अमेरिका के करीब लाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन ट्रंप ने उस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। राहम इमैनुअल का दावा है कि ट्रंप ने ये सब अपने अहंकार और पाकिस्तान से मिले फायदे के चक्कर में किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश करें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इमैनुअल ने कहा कि अगर वो ट्रंप की जगह होते तो कभी भी भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माइकल सैवेज के उस नफरती खत को रिपोस्ट किया है, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को हेल होल यानी नर्क कहा गया है। इस लेटर में अमेरिका के बर्थ राइट सिटीजनशिप कानून को खत्म करने की मांग की गई है। सैवेज ने इस खत में भारतीयों पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा कि भारत से लोग 9वें महीने में सिर्फ इसलिए अमेरिका आते हैं ताकि वहां बच्चा पैदा कर सके और उसे तुरंत अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। सैवेज ने अमेरिका में बसे भारतीयों को लैपटॉप वाला गैंगस्टर कहा है और आरोप लगाया है कि इन लोगों ने अमेरिका को किसी भी माफिया गिरोह से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप द्वारा इस पोस्ट को शेयर करने के बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद अब भारत में अमेरिका और भारत के रिश्तों पर सवाल उठने लगे हैं। जंग के हालात के बीच ट्रंप प्रशासन में एक और इस्तीफा हो गया है। अमेरिकी नौसेना के सचिव जॉन फेलन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पेंटागन ने साफ कर दिया है कि उनका जाना तत्काल प्रभाव से लागू होगा। फेलन को ट्रंप का बहुत करीबी और बड़ा चुनावी चंदा देने वाला माना जाता था, लेकिन अब उनकी विदाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ने जिस गोल्डन फ्लीट का सपना देखा था उस पर काम बहुत धीरे चल रहा था। ट्रंप चाहते थे कि नागरिक और व्यापारिक जहाजों का बेड़ा तेजी से बढ़े और इसकी गाज फेलन पर गिरी है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट जब से आए हैं वो पेंटागन में सफाई अभियान चला रहे हैं। अब तक वो थल सेना और वायुसेना के कई बड़े बड़े जनरल को घर भेज चुके हैं और अब नेवी की बारी आ गई है। फेलन की जगह अब हंग काओ को कमान सौंपी गई है। काओ को ट्रंप का पक्का वफादार माना जाता है। उनका एक पुराना बयान भी इस वक्त चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना में डाइवर्सिटी नहीं बल्कि ऐसे अल्फा मेल और फीमेल चाहिए जो युद्ध जीतने के लिए अपनी अंतड़ियां तक चबा सकें। लोग मान रहे हैं कि ट्रंप को शायद ऐसे ही किसी खूंखार नेतृत्व की तलाश थी, इसलिए फेलन को निकाल दिया गया। अमेरिकी पाबंदी के बावजूद ईरान का कच्चा तेल चोरी छिपे समंदर के रास्ते बाहर जा रहा है। एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि समंदर में आवाजाही रुकी नहीं है। पिछले एक हफ्ते में करीब 34 तेल के जहाजों ने खाड़ी में चक्कर लगाया है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर कड़ा पहरा बैठा रखा है। इसके बावजूद 19 जहाज बाहर निकले और 15 जहाज वापस अंदर आए। इनमें से 6 जहाजों में तो भारी मात्रा में कच्चा तेल लदा हुआ था। अनुमान है कि करीब 1.25 करोड़ बैरल तेल चुपचाप निकाल लिया गया है। ये सब तब हुआ जब अमेरिका ने कसम खाई थी कि एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अभी ये साफ नहीं है कि ये तेल किन देशों तक पहुंचने वाला है, लेकिन इस खबर ने अमेरिकी सुरक्षा दावों को उनकी पोल खोलकर रख दी है। ऐसा लगता है कि ईरान ने समंदर में रास्ता बनाने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। ईरान ने हॉर्मुज के समुद्री रास्ते से गुजर रहे 2 जहाजों को बंधक बना लिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक उनकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की है। ये जहाज हॉर्मुज के उस समुद्री रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े गए जहाजों में से एक भारत के गुजरात से आ रहा था। इसका नाम एबा मिनोडास है, जो लाइबेरिया के झंडे के साथ चल रहा था। ईरान की नौसेना ने दोनों जहाजों को अपने समुद्री तट की तरफ मोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक्शन ट्रंप के शांति
प्रस्ताव के बीच हुआ है। खबर है कि इन जहाजों को पकड़ने के लिए गोलीबारी भी की गई। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों ने भी जहाज पर फायरिंग होने की पुष्टि की है। इससे एक जहाज के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। अब समंदर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के 3 जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान की घेराबंदी और भी ज्यादा सख्त कर दी है। अब तक ईरान जाने वाले 31 जहाजों को वापस लौटाया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर जहाज तेल लेकर ईरान के बंदरगाहों की ओर जा रहे थे। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान की कमर तोड़कर ही दम लेगा। उसने साफ ऐलान किया है कि कोई भी जहाज अंदर बाहर नहीं आएगा, लेकिन ईरान ने भी इस कार्रवाई पर चुप रहने से मना कर दिया है। ईरान इसे शांति समझौते का उल्लंघन बता रहा है। नेपाल ने भारत से सामान लाने पर नया और कड़ा टैक्स नियम लागू कर दिया है। अब भारत से सामान लाना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। नेपाल सरकार ने कस्टम ड्यूटी के नियम कड़े कर दिए हैं। अब अगर आप 100 रुपए से महंगा सामान लाएंगे तो टैक्स देना होगा। पहले छोटे मोटे घरेलू सामान पर कोई रोक टोक नहीं होती थी, लेकिन अब बिस्किट के पैकेट और चाय पत्ती पर भी टैक्स लग रहा है। सामान के हिसाब से ये टैक्स 5 से लेकर 80% तक हो सकता है। बॉर्डर पर अब लाउड स्पीकर से इस नियम का ऐलान किया जा रहा है। वीरगंज और विराटनगर जैसे बॉर्डर पॉइंट्स पर अब 0 टॉलरेंस की नीति है। लोग घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर टैक्स भरने को मजबूर हैं। टैक्स ना भरने पर सामान को जब्त किया जा रहा है। लोगों से नेपाली सेना भारत का सामान छीनते हुए नजर आ रही है। नेपाल अब भारत से तेल, कोल्ड ड्रिंक्स और यहां तक कि केले भी लाने की इजाजत नहीं दे रहा। इस नियम से भारत के सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। जगह जगह इस नए नियम के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। मुर्शिदाबाद में भारी बवाल, टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़े। सुबह 11 बजे तक बंगाल में हुआ 41.11% मतदान। सुबह 11 बजे तक तमिलनाडु में हुआ 37.57% मतदान। पीएम मोदी के भाषण पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी एयूजेपी के बीच हिंसा भड़क उठी। दरअसल मामला शुरू हुआ नौदा के बूथ नंबर 9 और 10 से। कल रात यहां जमकर बम चले थे, जिसके बाद आज सुबह हुमायूं कबीर हालात का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो इलाके में दाखिल हुए, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। देखते ही देखते पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल गया। हुमायूं कबीर ने सीधे तौर पर टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। कबीर का कहना है कि पूरे मुर्शिदाबाद में शांति है, लेकिन इन 2 बूथों पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुंडों ने स्थानीय पुलिस और तक को बैग छीन लिए और हमारे पोलिंग एजेंटों को बूथ के अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। पुलिस को बीच बचाव के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। एक तरफ टीएमसी का झंडा था तो दूसरी तरफ कबीर के समर्थक। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। बंगाल चुनाव के पहले चरण में कुछ और लोगों को वोट डालने की इजाजत मिल गई है। इन लोगों के नामों को पहले वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद मामला अदालती ट्रिब्यूनल में पहुंचा और जजों ने सुनवाई की। कुल 657 मामलों की जांच के बाद 139 लोगों को सही पाया गया। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। कोलकाता के जोका इलाके में रिटायर्ड जजों की टीमों ने इन मामलों की देख रखी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 34 लाख अपील आई हैं। चुनाव आयोग अब भी इन विवादों को सुलझाने में जुटा है। इस खबर पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। उनका कहना है कि 27 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। इनमें से जिनकी सुनवाई हुई वो अधिकतर सही पाए गए, यानी हटाए गए ज्यादातर वोटर सही और असली हैं, लेकिन वोटिंग से पहले उनकी अपील सुनने वाला कोई भी नहीं है। कुछ का कहना है कि चुनाव आयोग चुनाव करवा ही क्यों रहा है, उसे तो बस सीधे सीधे नतीजों का ऐलान कर देना चाहिए। चुनाव ना कराने के सारे कारण 1 नेशन 1 इलेक्शन की रिपोर्ट में मिल जाएंगे, जिसे अब नो इलेक्शन तक बढ़ाया जा सकता है। बंगाल के पहले चरण के मतदान में 152 सीटों पर कुल 1452 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक बंगाल में 41.11% वोट डाले जा चुके हैं। सुबह 7 बजते ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लग गई हैं। इन सीटों पर करीब 3.5 करोड़ मतदाता फैसला सुनाएंगे। चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। उत्तर और दक्षिण बंगाल के 16 जिलों में वोटिंग चल रही है। खास बात यह है कि इस बार वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। पिछली बार के मुकाबले वोटरों की संख्या में कमी आई है, फिर भी लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। तमिलनाडु में नई सरकार चुनने के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक तमिलनाडु में 37.57% मतदान रिकॉर्ड किया गया।
करीब 6.25 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस बार मैदान में कुल 4023 प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं। मुख्य लड़ाई मुख्यमंत्री स्टालिन और पूर्व सीएम पलानीस्वामी के बीच मानी जा रही है। स्टालिन अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं तो पलानीस्वामी वापसी की कोशिश में हैं। इस चुनाव में करीब 14 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। महिलाओं की संख्या भी पुरुषों के मुकाबले इस बार ज्यादा नजर आ रही है। जनता का यही जोश तय करेगा कि तमिलनाडु की गद्दी किसे मिलेगी। कांग्रेस नेता टी.एन. प्रतापन ने पीएम मोदी के भाषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। प्रतापन का आरोप है कि पीएम ने चुनावी फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 18 अप्रैल को दूरदर्शन और संसद टीवी पर दिए भाषण का जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि पीएम ने सीधे तौर पर विपक्षी दलों को निशाना बनाया। कांग्रेस नेता के मुताबिक ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। सबसे ज्यादा नाराजगी चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर जताई गई है। याचिका में आरोप है कि शिकायत के बावजूद आयोग ने कोई भी कदम नहीं उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। 6 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, लेकिन मतदान की लगातार अपडेट हमारे चैनल, वेबसाइट और ऐप पर जारी है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.